लगभग कुछ ही दिन बचे हैं चुनावी नतीजों के सामने आने में। और कुछ ही दिन बाद बड़े बड़े कई दिग्गज चेहरे जो हैं खुश दिखेंगे और कुछ दिग्गज नेता घरों में मायूस होकर जाते हुए भी दिख ही जाएंगे। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर की राजनीति पूरे देश की राजनीति से कुछ हटके रही। हटके क्यों रही? क्योंकि तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन जब बारी आई मैदान में उतरने की तो वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे ठुस होते नजर आए। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कुछ बीत चुके हुए पलों की, और उस चर्चा के लिए हमारे साथ अमरीश सिंह जसरोटिया जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। युवा नेता है और राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति पर गहरी पकड़ जो है वो रखते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। धन्यवाद ईशान जी। पहला सवाल आपसे रहेगा, जो चुनाव हुए हैं और जो नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं, क्या देखते हैं जो बदलाव की बात, जो बदलाव की नीति लोगों को समझाई जा रही थी एक बड़े लंबे समय से, वो हो पाएगा जम्मू कश्मीर में या फिर रुत पुरानी ही रहेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर का जहाँ तक तल्क है, आर्टिकल 370 हटने के बाद लोकसभा का ये पहला चुनाव रहा। जी बिल्कुल। और इस बार लोगों ने जिस तरीके से वोट किया है, वो उसका उनका वोट करने का जो ढंग था और जो समझ थी, वो पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव से बड़ी अलग दिखती है हमें। हमने देखा कश्मीर में भी किस प्रकार से जहां वोटिंग कम होती थी, वहां इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। तो लोग ये समझते हैं, बाकी इलाकों में भी अच्छा रहा है वोटिंग परसेंटेज जी। और यही समझते हैं कि लोग जो बदलाव किया गया, जो लोगों से बिना पूछे किया गया, उस बदलाव को अपने वोट की ताकत से किस तरीके से वो देखते हैं कि ऐसा बदलाव ना होके कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरीके से होना चाहिए था, उसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या देखते हैं कि कठुआ में भी पहले चरण में चुनाव हुए, फिर जम्मू में, और कल अनंतनाग रजौरी सीट पर भी। अनंतनाग रजौरी सीट कठुआ सीट के बाद हॉटस्पॉट, एक बड़ा ही हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर मैडम महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जो नेता कश्मीरी हुक्मरानों को गाली देते थे, जो कश्मीरी नेताओं को कहते थे कि उन्होंने जम्मू को लूटा, उस पार्टी ने उन नेताओं का समर्थन वहां पर किया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चरित्र दोहरा है। हमने पहले भी देखा 2014 में जो लोग गाली देते थे, उन्होंने किस प्रकार से पीडीपी से कोलिशन करके सरकार बनाई थी। और इस बार देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के साथ अलायंस करके वहां अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं दे पाए, असमर्थ रहे पूरे कश्मीर वैली में अपना कैंडिडेट देने में। और ढिंडोरा पीटा जाता है पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर की हमने कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया है। मुझे लगता नहीं, आप तो जम्मू के लोगों के भी दिलों से निकल चुके हैं, कश्मीर की तो बड़ी दूर की बात है, वहां तो आपका कैंडिडेट नहीं उतर पाया। तो ये लगता है कि किस तरीके से ये कथनी और करनी में जो अंतर है ये साफ दिखता है। नहीं, क्या देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, जैसा आपने कहा, पूरे विश्व में नया कश्मीर की हमने G20 करवाया, हमने ये किया वो किया, लेकिन जब असल में मैदान में उतरने की बारी आई तो क्या लगता है क्यों लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास और लोगों के प्यार के साथ खिलवाड़ किया गया? क्योंकि यही ये कहते थे कि हमने पहाड़ी लोगों को उनके अधिकार दिए हैं, हमने रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज लाया, हमने एरिया को चेंज किया। और आप जानते होंगे कि रजौरी अनंतनाग में काफी बदलाव लाया उस सीट को लेकर। बिल्कुल। देखिए, बात वही है जो कहते हैं कि हम लोगों के दिलों में, अगर वाकई लोगों के दिलों में होते हैं तो यकीनन खुद को सामने लाते हैं और उनका दिल और वोट जीतने में, सीट जीतने में भी कामयाब होते हैं। इनको मालूम था बाहर जितना मर्जी ढिंडोरा पीटा जाए, लेकिन अपनी ग्राउंड रियलिटी इनको मालूम थी और इसलिए कोई कैंडिडेट नहीं दे पाए और समर्थन किया ऐसे लोगों का जो कि सरकार के पिट्ठू रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक भूमिका निभाई है, उस तरीके की बी टीम की भूमिका निभाई है। तो ये चीजें साफ हैं, ये लोगों में क्लियर हैं और इसलिए आप देख लीजिएगा इन सीटों पर जिनको भाजपा समर्थन कर रही है कश्मीर के अंदर, एक भी वहां
वो सीट निकालने में कामयाब नहीं रहेंगे। बड़ा अजीब सा एक नया लोगो सा पॉलिटिकल बना कि बैट के ऊपर कमल का फूल। अब क्या आपको लगता है कि जो फूल होता है वो बैट की लकड़ी के ऊपर खिलता है? भाजपा तो कुछ भी कर सकती है, ये खिलाने की कोशिश में है, लेकिन खिलेगा नहीं कमल इनका। कमल जहां खिलता है वहीं खिलेगा। और मुझे लगता नहीं कश्मीर में ये अपना कमल कभी भी खिला पाएंगे। और इवन कि जम्मू में आप देख लीजिए, जम्मू में भी इस बार जो 2 सीटें हैं, इन सीटों पर मात पड़ने वाली है। अच्छा, कठुआ की बात करते हैं। हम बड़ी बात अब नहीं करेंगे, कठुआ में चलते हैं। तमाम नेता हमने देखे, तमाम रैलियां हुई, तमाम जलसे हुए, जनसभाएं हुई, मुद्दे कुछ गुम रहे। वो चीजें गिनवाई गई जो हो चुकी हैं, जो होनी है, जो करनी है, उनका जिक्र नहीं हुआ। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई और पार्टी हो, क्योंकि मुख्यतः 2 ही पहलवान हैं इस अखाड़े में, कठुआ उधमपुर के। ये जहां तक मुद्दों की बात है, आपने मुद्दे, और हमने देखा इस चुनाव में मुद्दे वाकई में गायब रहे। चाहे नौजवानों का मुद्दा था, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें हमारी कितनी भागीदारी है, चाहे उसका मुद्दा हो, चाहे उसका मुद्दा हो। हमने देखा कि नौजवानों के साथ किस प्रकार से बेइंसाफ हुआ है। अभी पिछले कई अरसे से भर्ती से वंचित है हमारे नौजवान। तो किसानों का मुद्दा भी देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। माइनिंग माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है, हर तरीके से ड्रग्स देख लीजिए, चिट्टा जिस तरीके से बिक रहा है। मतलब जो बेसिक इश्यूज थे, जो बेसिक मुद्दे थे, उन पे बात नहीं की गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर चलते रहे चुनाव में, लेकिन एक जो विजन जो दिखाना चाहिए था, जो विजन होना चाहिए था जो लीडर्स का, कि हाँ जी भाई, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो आपके लिए ये करेंगे, वो तो कुछ मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया गया इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किसी की तरफ से। तो हम समझते हैं कि ये तो एक आई वॉश था, और सिर्फ पर्सनल अटैक होते रहे इस चुनाव में। देखा लोगों का मुद्दा गायब रहा, और कुछ सेंटर के जो इश्यूज थे उनको लेके भाजपा उतरी। कांग्रेस ने भी कुछ ठोस मुद्दों पर अपनी बातें नहीं रखी, जिन पर हम उम्मीद करते थे कि रखनी चाहिए थी। तो ये सारे जितने भी और भी इश्यूज हैं, तो हम समझते हैं कि इन इश्यूज पर बात होनी चाहिए थी। चुनाव खत्म हो जाएगा, मुद्दे खत्म नहीं होंगे। मुद्दों की बात करते हैं। जी। कठुआ बहुत बढ़िया शहर है, बढ़िया जिला है, और बहुत सारी संपदा हमारे पास है। चाहे वो खनन हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, प्राकृतिक हो, कुछ भी कह सकते हैं। हमने देखा कि लगातार लूट रहा है, पूरी जो सामान जो है वो संपदा हमारी लूट रही है। क्या लगता है आपको कि सरकार को नहीं दिखता, इस इंतजामिया को नहीं दिखता कि माइनिंग से भरे हुए रोज, मुझे लगता है कि हजारों होंगे, सैकड़ों नहीं कह सकते, हजारों डंपर यहाँ से पंजाब चले जाते हैं। क्या इतनी भूख पड़ चुकी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि कठुआ को लूट लूट कर रेवेन्यू राजस्व बढ़ाया जाएगा? क्या हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जितनी भी चेंजेस आई, जब से यूटी बना जम्मू कश्मीर, अगर सबसे ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नुकसान हुआ है तो कठुआ जिले को हुआ है। चाहे रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, चाहे इसकी डेमोग्राफी चेंज की बात कर लीजिए, हर लिहाज से यहाँ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ का माइनिंग माफिया जो आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है, फुली एक्टिव है। और ये जो जितनी भी माइनिंग करते हैं हमारे अपने लोग, ये छोटे छोटे जो रोजगार करते हैं, किसी ने ट्रैक्टर रखा है, किसी ने ट्रॉलियां रखी हैं, वो चलाते हैं अपना। जो पहले लोगों को सस्ते दाम पे मटेरियल मिल जाता था, आज 2 गुना 3 गुना ज्यादा दाम है उन मटेरियल का। चाहे रेत बजरी के लिए किसी ने अपना घर बनाना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उसको इस्तेमाल करना हो। हमारी संपदा, हमारा रिसोर्स, हमारी दरिया, हमारी नदियां, तो हमें ही हक नहीं है। और बाहर का माफिया एक्टिव, और वही सारा यहाँ से खनन करके तो बाहर के स्टेटों में जा रहा है माल। और यही हाल है हमारे बिजली विभाग का भी। देखिए इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। डोडा का इलाका है, किश्तवाड़ का इलाका है, वहां बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वहां भी बिजली नहीं मिल पाती। हमारे अपने लोगों का आज देख लीजिए, गर्मियों का मौसम चल रहा है, किस तरीके से कट पे कट लगाए जाते हैं। एक अहम सवाल है। आप मुद्दे गिनवा रहे हैं,
हमें नजर आ रहा है। गर्मी लगती है तो अंधे को भी पसीना आता है, उसको भी नजर लगता है, बेचारे को समझ आती है। कठुआ के जो नेता हैं, जो अपने आप को मतलब आने वाले दिनों में एमएलए की सीट का दावेदार समझते हैं, आने वाली टाइम में एमपी की सीट का दावेदार समझते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं, मतलब सरकार का हिस्सा बनने की वो मंशा रखते हैं, क्या उन्हें ये तमाम मुद्दे नजर नहीं आते, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो? और क्या देखते हैं, क्यों उनके मुंह पर जो है वो ताला लगा रहता है, विशेष रूप से जो सत्ता पक्ष के साथ ताल्लुक रखते हैं? क्या वो डरते हैं या फिर उन्हें पता है कि सच बोलेंगे तो रगड़ दिए जाएंगे? दुरुस्त बात है। ये सब लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जहां जो कहते हैं कि एनजीबी बड़ा अनुशासन है, और अनुशासन इसलिए है कि गलत को आप गलत बोल भी नहीं सकते। अगर कोई गलत भी कर रहा है इनके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको फिर भी यस मैन बन के आपको उसको सही ठहराना है। कोई भी तर्क दें, उनको सही बोलना है। और ये लोग अपने कहीं ना कहीं रहते हैं छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, हमारी टिकट ना कट जाए, हमारा कुछ और चीजें ना हो जाए, इसलिए ये सरकार के खिलाफ बोलने में कतराते हैं। दिखता इनको भी है, अगर लाइट का कट जा रहा है इनके घर में भी जा रहा है, भले ही कोई और भी संसाधन हो इनके पास, लेकिन वो सामने दिखता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, बोल नहीं पाते। अगर बोलने भी तो इनकी सुनता भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में कोई। ऐसी भी हालत है यहाँ। एक और सवाल मेरे जहन में आता है, कई बार हम कठुआ में आगे पीछे निकल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम वो छुटपुट नेता, जिन्हें मुझे लगता है कि मच्छर भी सोच समझ के काटता होगा, उन्हें भी सिक्योरिटी दे दी गई है। हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान उनके पीछे लगा दिए, और वो जगह जगह पर कभी अपने किसी बड़े नेता की दोस्त दिखाते हैं, डराते हैं, कभी अपने साथ जो सुरक्षाकर्मी उसकी दोस्त जमाते हैं। जब भी उतरते हैं शान से, पहले सिक्योरिटी गार्ड उतरेगा, फिर वो उतरेंगे। क्या आपको लगता है कि इन नेताओं को, जो अपने आप में बने हुए काफी बड़े बड़े, इन नेताओं को कठुआ में कोई खतरा है? क्या सुरक्षा के लिहाज से हमारा कठुआ आपको इतना कमजोर लगता है? शायद इनको असुरक्षा लग रही है। अब जिस तरीके से इन्होंने बाहरी लोगों को यहाँ बसाने का काम किया है, और पिछले दिनों हमने देखा सीटीएम में भी किस प्रकार से तोड़फोड़ सामने आई थी। जिन लोगों को ये बसा रहे हैं, शायद उनसे खतरा दिखता होगा। अब डेमोग्राफी चेंज हो रही उनसे है, खतरा है। हाँ, उनसे खतरा दिखता होगा, इसलिए सरकार से सिक्योरिटी मांगी है, सरकार से मांगा है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो या तो ये रीजन है, दूसरा रीजन यही है कि अंजलि भाई अपना वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं अपनी पार्टी और आपके नेताओं के दम पे। तो यही दो रीजन हो सकते हैं, और इन पे टिप्पणी करना कोई इतना खासा जरूरी भी नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि हमारी सरकारी चीजों का दुरुपयोग होता है, क्योंकि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, बड़ी मेहनत के बाद एक जवान बनता है, और जवान लोगों की रक्षा के लिए होना चाहिए, मुझे लगता है। मतलब ऐसे नेताओं के लिए नहीं कि जिन्हें, मतलब कठुआ में क्या ही खतरा, मुझे खुद कभी कभी हैरानी हो जाती है। फिर तो मुझे भी सुरक्षा चाहिए, फिर तो आपको भी चाहिए, आप भी किसी के खिलाफ बोलते होंगे। सुरक्षा इस समाज को चाहिए जी, वो एग्जैक्टली मैं सुरक्षा इस समाज को चाहिए। इनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, समाज को सुरक्षा चाहिए। जिस तरीके से चिट्टा बिक रहा है, जिस तरीके से चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आए दिन हम नया क्राइम देख रहे हैं, लोगों को, पुलिस को वहां पुलिस की जरूरत वहां है, इन नेताओं को कोई खतरा नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि हरियाणा जैसा यहाँ हिसाब है कि बीजेपी इन नेताओं को घुसने भी नहीं दे रहे गलियों को, यहाँ वैसा भी कल्चर नहीं है। इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको फिलहाल। तो अगर फिर भी इनको लग रहा है कि हाँ जी हमारे लोगों में रोष है तो हमें सुरक्षा चाहिए, तो वो किसी और तरीके से सोचें फिर। लेकिन जरूरत इस समाज को है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है हमारे शहर में, देख लीजिए, आए दिन नौजवान इस ड्रग्स के कारण अपने जान से हाथ गवा। एक और अहम सवाल है, पसीना आपको भी आ रहा है, पसीना मुझे भी आ रहा है, हम एसी में बैठे हैं, क्या देखते हैं? हमारे उत्तर की तरफ देख लीजिए फैक्ट्रीज हैं, दक्षिण की तरफ देखिए फैक्ट्रीज हैं, पूर्व की तरफ देखिए फैक्ट्री है, पश्चिम की तरफ देखिए फैक्ट्रीज हैं, रेड कैटेगरीज की फैक्ट्री है। क्या सरकार को, इंतजामिया को, सिस्टम को कठुआ ही दिखता है कि लूट लीजिए, लगाइए जितनी फैक्ट्री लगानी है डेवलपमेंट के नाम पर, बागथली चले जाएं, आपका बरवाल, आप तो वहीं से हैं, आपके तो वहां नजारे अलग थे, पेड़ काट के फैक्ट्री लगाने का मसौदा तैयार किया गया।
हटली में फैक्ट्री है, सक्तेचक में फैक्ट्री है, घाटी में फैक्ट्री है, बरवाल में फैक्ट्री है, नगरी की तरफ आ रही है, बागथली में फैक्ट्री है, और हम चिल्ला रहे हैं गर्मी है, हीट वेव्स। क्या लगता है कि आपने तो सब कुछ बेच दिया, इस सरकार ने हमारे लोगों की जमीनें छीन दी और एक इंडस्ट्री को, यकीन मानिए 200 से ज्यादा कनाल की भूमि आवंटित की गई। क्या लगता है क्यों कठुआ के लोगों को चारों तरफ से घेर कर मारने का प्रयास किया जा रहा है, इंडस्ट्री के धुएं से, रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री से? बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, हम इंडस्ट्री के इशू पे शुरू से मुकर रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में सरकार ने कोशिश की है इंडस्ट्री को सेटअप करने की, वो इलाका सूटेबल नहीं था पहली बात इंडस्ट्री के लिए। जो जितना भी कंडी का इलाका है, ये यहाँ इसी की आबो हवा से कठुआ या बाकी आसपास के इलाके भी सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, और अब पूरा इन्होंने, चाहे हटली देख लीजिए, हटली से आगे लगेड़ मोड़ देख लीजिए, फिर आगे जो बरवाल और बुद्धिगर एवेन्यू एरिया वहां देख लीजिए, आगे घाटी, और हमें सुनने में आया कि उज्ज के पार भी जो कंडी इलाका है उसको वहां इंडस्ट्री सेटअप करने का इनका प्रपोजल है। बाहर के लोगों को आके बसा रहे हैं यहाँ। हमारे अपने लोगों ने यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, बाहर के लोगों को सब्सिडी पे यहाँ जमीनें दी जा रही हैं, सस्ते दाम पे जमीनें दी जा रही हैं, और वो लोग यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और हमारे अपने लोग तो दरबदर हो रहे हैं। श्रीनगर ले जाए ना इंडस्ट्री, क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे गाड़ी नहीं पहुंचती क्या? देखिए, श्रीनगर में उस पे भी आऊंगा मैं, पहले इसको मैं ये बताता हूँ। हमारा जो इलाका है इसमें इतना ज्यादा पेड़ थे पहले, अब काट के इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ऑलरेडी गर्मियों का सीजन चल रहा है और आने वाले दिनों में हालात यहाँ के और भी बदतर होने वाले हैं। कंडी इलाके में सबसे जो बड़ी परेशानी रहती थी, जो कि आज भी परेशानी है, वो है ग्राउंड वाटर की। जी बिल्कुल। पानी की समस्या, और लोगों के घर में 15-15 दिनों बाद सप्लाई आती है। इस तरीके का अगर समस्या है और फिर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, वो भी डीप बोरवेल लगा के वहां पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे, और ट्यूबवेल्स जो तालाब ऊपर देखा हमने सूख गए हैं, और ट्यूबवेल्स भी सूख जाएंगे आने वाले दिनों में। तो इस तरीके की परेशानियों को जो ऑलरेडी कंडी ने झेला है, आगे आने वाले दिनों में और कितना झेलना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक चिंता का विषय है। सबको इसके बारे में सोचना होगा। आबो हवा आपने खराब कर दी पेड़ काट के, पानी आप ले जाएंगे, हमारे मिनरल आप ले जाएंगे, चिट्टा आप यहाँ बेचेंगे, कठुआ के लोगों के पास क्या बचा? बेरोजगारी आप यहाँ बेचेंगे, जल जंगल जमीन हवा हमारी है, और फिर आप इंडस्ट्री में हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देंगे, तो फिर नौजवान कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं बोलते लोग? एक बड़ा अहम सवाल है, चाहे कोई गुस्सा भी करे, सोए क्यों रहते हैं, इकट्ठे ही नहीं होते? मुझे आंदोलन हो जाते हैं इतनी सी बात पर, अगर स्टेट हरियाणा की होती, आंदोलन हो जाते अगर स्टेट पंजाब की होती, आंदोलन हो जाते अगर स्टेट महाराष्ट्र की होती। हमारे तमाम नेता यहाँ पर, हम देखते हैं, सुनिए, हमारे तमाम नेता यहाँ पर जब चुनावी रैलियों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, हैरानी होती है वो पंजाब में जाकर क्यों नहीं कहते कि जिस तरह से जम्मू से 370 तोड़ी, हम हिमाचल के अभी स्पेशल स्टेटस ले लेंगे, उसको भी 2 यूटीज में बनाएंगे, वहां भी फैक्ट्री लगाएंगे। इस पर जवाब चाहता हूँ। ये सवाल भाजपा से किया जाए तो बहुत बेहतर है। मैं आपको क्या लगता है, क्यों नहीं? मुझे ये लगता है, बेसिक पहली बात तो हमारे जो यहाँ के लीडर हैं, ये इनकी जो समझ है वो उसकी समझ पर सवाल है। इतनी नासमझी अपने लिए कोई भी नहीं दिखाता, जहां अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, हर व्यक्ति का फ्यूचर जब अंधकार में दिख रहा हो, वहां अगर कोई सवालिया निशान नहीं उठा रहा है तो फिर ये गुलाम है, ये मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इस सोच के जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जम्मू कश्मीर में दिखा रही है, हमारे अपने लोगों का हाल क्या है। हम जब लोगों के बीच आते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, जब नौजवानों को देखते हैं कि उनके पास काम नहीं है। कई अरसे से यहाँ कंडी इलाके का, यहाँ का एक ट्रेंड रहा है कि मैं हर घर से कोई ना कोई आर्मी में देश सेवा अपनी देता था। अग्निवीर लाके तो पहले वो कर दिया, और जो ऑलरेडी भर्तियां होती थी वो भी नहीं हो रही आज की डेट में। तो ये सब इश्यूज हैं, इन पे कोई भी नहीं बोल रहा। सत्ताधारी जो लोग हैं उनसे उम्मीद करना तो इस वक्त बेईमानी सी बात है, और जो विपक्ष में है वो भी नहीं उठा पाते इन मुद्दों को, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते लोगों को, एजुकेट नहीं कर पाते लोगों को, बाहर नहीं ला पाते। अच्छा, विधानसभा, आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बताया जा रहा है
उम्मीदें हैं, उम्मीद कह सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले, बाकियों का तो पता नहीं कि 5-6 महीने के भीतर हो जाएंगे। अमरीश जसरोटिया किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे और लोगों में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दे यही हैं। हमारा यही ओपिनियन है और हम इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे लोगों के बीच कि अपने अस्तित्व को बचा लीजिए, अपने आबो हवा को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, उठिए। जो आपके अधिकार हैं, नौजवानों से अपील यही करेंगे हम कि रोजगार के लिए इकट्ठे हो जाएं। अगर यहाँ सरकार ने आपसे बिना पूछे आपके घर के पास इंडस्ट्री भी सेटअप कर लिया है तो पहला अधिकार आपका है, वहाँ पहला अधिकार आपका है यहाँ के रिसोर्सेज पर। अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो आपका हिस्सा किसी दूसरे को दिया जा रहा है, तो उठना आपको है, आवाज आपको उठानी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएंगे लोगों के बीच, उन्हें उनकी जो समझ है उनको एजुकेट करेंगे और जो ऑलरेडी हैं उनसे बातचीत करते रहेंगे इन्हीं मुद्दों पे। और ताकि हमारा कठुआ है, जो कठुआ की आबो हवा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की जो साजिशें सब रची जा रही हैं, बाहर के लोगों को यहाँ बसाकर, बाहर के लोगों को हमारे हक छीन कर उनको देने की जो साजिशें हैं, उसको भी बेनकाब करेंगे और इनके लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हालत क्या हो चुकी है। इंडस्ट्रियल सेटअप ने इतना बेड़ा घर करके रख दिया कठुआ का कि आप एसी में भी होंगे तो पसीने ऐसे निकल रहे होंगे, ये हालत है। और टेम्परेचर कहाँ जा रहा है अनुमान कोई नहीं। कुल मिलाकर कहें, कठुआ एक्सप्लॉइट हो रहा है इन एवरी वे, हर तरीके से, हर प्रकार से। आप खड़े हो जाइए सुबह हाईवे पर 6 बजे और पूरे 24 घंटे खड़े रहिए, डंपरों की गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन डंपर आते आते नहीं थकेंगे। इतना बुरा हाल हो चुका है सिस्टम का। और सरकारें अंधी बहरी गूंगी हो चुकी हैं, उन्हें दिखता नहीं। अब देखना ये होगा कि जो तमाम नेता बड़े बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े बड़े ख्वाबों के साथ, सपनों के साथ हैं, क्या वो जनता के इन मुद्दों पर बात करेंगे? तो अगर नहीं करेंगे तो जनता को समझ जाना चाहिए कि वो आपके अपने नहीं है। उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, ये वाली कुर्सी नहीं चाहिए, पावर वाली कुर्सी चाहिए। और उसके लिए वो हमारा, आप सभी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जल्द कुछ ऐसे लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा।